वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज़। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज़ के अंदर अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज स्टार्ट करते हैं कुछ आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो देखिएगा आज जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वह आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके का है। बेटा क्वेश्चन क्या है? मादा में प्रसव नाल है, मादा के अंदर जो प्रसव नाल है वह क्या है? कि पार्चुरेशन कैनाल इन फीमेल इज। बेटा पहली बात तो क्या है कि पार्चुरेशन कैनाल को हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बर्थ कैनाल, प्रसव नाल, बर्थ कैनाल, जनन नाल या बर्थ कैनाल भी कहते हैं। देखिएगा बेटा कि जो बर्थ कैनाल होती है, जो बर्थ कैनाल जो होती है वह बर्थ कैनाल दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो सर्विक्स की अंदर जो कैविटी होती है, सर्विकल कैनाल, और वेजाइना, इन दोनों से मिलकर बनी होती है। किससे? मतलब एक तो इसके अंदर क्या होती है बेटा? सर्विकल कैनाल, और एक इसके अंदर क्या होती है बेटा? वेजाइना। ये दोनों मिलकर बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती है। और बर्थ कैनाल से क्या होता है कि प्रसव क्रिया के समय जो है वो बच्चा बाहर की तरफ पुल आउट होता है, बाहर की तरफ पुल आउट होता है। तो बर्थ कैनाल जो है वह है क्या? बेसिकली सर्विकल कैनाल और वेजाइना से मिलकर बनी होती है। एंड इट इज अ पाथवे फॉर एक्सप्लोजन ऑफ बेबी ड्यूरिंग दी पार्चुरेशन प्रोसेस या ड्यूरिंग दी डिलीवरी प्रोसेस। तो यहाँ पर देखो बेटा, बर्थ कैनाल जो होती है वह किससे मिलकर बनी होती है? गर्भाशय नहीं, योनि से, गर्भाशय या यूट्रस से मिलकर नहीं बनी होती है। अंडवाहिनी या ओविडक्ट, उससे भी मिलकर नहीं बनी होती। योनि, वेजाइना से मिलकर जो होती है वह बर्थ कैनाल आपके मिलकर बनी होती है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? वेजाइना। देखिएगा बेटा इसका एक्सप्लेनेशन कि द बर्थ कैनाल, द सर्विकल कैनाल along with the cervical canal along with vagina form the birth canal, or we can also call it parturition canal. इसका मेन फंक्शन क्या है? इट इज द पाथवे फॉर द एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी ड्यूरिंग द डिलीवरी, या जो बेबी के बर्थ के समय जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। उसके समय एक पाथवे के रूप में काम करता है। देखिएगा बेटा, ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसके अंदर आपको ये वेजिना दिख रही है। वेजिना के ऊपर की तरफ जाएं तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सर्विक्स, और सर्विक्स के अंदर जो कैनाल है उसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल और वेजाइना मिलकर क्या बनाती है बेटा? बर्थ कैनाल, या जिसे ही हम लोग पार्चुरेशन कैनाल के नाम से जानते हैं। यहां से होकर जो बच्चा है वह पुल आउट होता है ड्यूरिंग दी पार्चुरेशन प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा? वेजाइना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज। गर्भाशय का निचला संकरा सिरा क्या कहलाता है? गर्भाशय का निचला संकरा सिरा क्या कहलाता है? तो बेटा अपन सब जानते हैं कि यूट्रस का जो निचला सिरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं बेटा? सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। ये देखिएगा बेटा, इस डायग्राम के अंदर जो यूट्रस है, ये यूट्रस है, यूट्रस का निचला संकरा सिरा क्या कहलाता है बेटा? सर्विक्स कहलाता है। ठीक है, तो सर्विक्स जो है, सर्विक्स आगे चलकर किसके अंदर खुलता है बेटा? वेजाइना के अंदर खुलता है। सर्विक्स आगे चलकर किस में खुलता है? वेजाइना के अंदर। और सर्विक्स के अंदर एक कैनाल होती है जिसको बोलते हैं हम लोग सर्विकल कैनाल। क्या बोलते हैं? सर्विकल कैनाल। तो देख ले रहे इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर क्या चला जाएगा बेटा? लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। नहीं बेटा, यूरेथ्रा नहीं होगा। ठीक है, यूरेथ्रा नहीं होगा। सर्विक्स या गर्भाशय गिरवा जो है इसका आंसर चला जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? देखिएगा बेटा इसका एक्सप्लेनेशन कि द यूट्रस ओपन्स इनटू अ नैरो cavity, that is narrow tube like structure, that is called as cervix. उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? cervix बोलते हैं। और cervix की जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं बेटा cervical canal। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स आर क्यूबोइडल एंड दीज आर फाउंड इन। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स आर क्यूबोइडल एंड दीज आर फाउंड इन। जनन उपकला कोशिकाएं घनाकार होती है और ये पाई जाती है।
तो बेटा जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो होती है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स का मतलब जो आगे चलकर युग्मकों का निर्माण करती है, गैमेट्स का निर्माण करती है, ठीक है, मतलब एग बनाएगी और स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो होती है, युग्मक जहां पर बनेंगे उसमें पाई जाएगी। और अपन सब जानते हैं कि मेल के अंदर युग्मक टेस्टिस के अंदर बनते हैं, वृषण के अंदर बनते हैं, और फीमेल के अंदर जो गैमिट एग जो होता है वह ओवेरी के अंदर बनता है। तो टेस्टिस एंड ओवेरी, आंसर क्या चला जाएगा बेटा, बोथ 1 and 2। क्या है बेटा इसका एक्सप्लेनेशन, ये रहा आपके सामने कि द जर्मिनल एपिथेलियल सेल consist of cuboidal cell and it is found lining the gonads of both male and female primary sex organ। इसका फंक्शन क्या है, these cell undergo division to produce gametes। तो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी सेल्स होती है ये ध्यान रखना, जर्मिनल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये ध्यान रखना। कौन सी सेल्स होती है बेटा, जर्मिनल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स जो होती है वह पाई जाती है गोनाड्स के अंदर, जो डिवीजन करेगी और डिवीजन के द्वारा किसका, स्पर्म का और एग का फॉर्मेशन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंडोमेट्रियम इज लाइनिंग ऑफ। एंडोमेट्रियम जो है वह किसकी लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम इज लाइनिंग ऑफ, अंतःस्तर किसका अस्तर होता है। तो देखना बेटा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखना कि यूट्रस जो होती है, यूट्रस के अंदर या जो जिसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं, गर्भाशय के अंदर ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर होती है, 3 परतें पाई जाती है। क्या होती है बेटा, 3 स्तर होते हैं गर्भाशय के अंदर। क्या होते हैं बेटा, 3 स्तर होते हैं, ट्रिपल लेयर, 3 लेयर्स की एक वॉल होती है, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ जो परत होती है उसको बोलते हैं बेटा पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के अंदर की तरफ हम लोग अगर बात करें तो उसको बोलते हैं बेटा मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम के अंदर की तरफ बात करें तो उसको बोलते हैं बेटा एंडोमेट्रियम। ध्यान से समझिएगा, गर्भाशय की जो भित्ति होती है उसके अंदर 3 स्तर होते हैं, एक होता है पेरीमेट्रियम, एक होता है मायोमेट्रियम और एक होता है एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होता है वह सबसे बाहर की परत होती है, सबसे आउटर परत होती है, आउटर। ये कौन सी होती है बेटा, आउटर होती है, ध्यान से सुनिएगा। मायोमेट्रियम जो होती है वह होती है आपके मिडल, और एंडोमेट्रियम जो होती है वह क्या होती है बेटा, इनर होती है, ठीक है बेटा। इसमें से कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि जो पेरीमेट्रियम होती है वह पतली होती है, थिन होती है, ये ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना। ये कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है। जबकि अगर मायोमेट्रियम की बात करें, मायोमेट्रियम के लिए 2 चीज ध्यान रखनी है, एक तो यह मस्कुलर होती है और यह एक थिक होती है। एम से एम मिला देना बेटा, कैसी होती है, मस्कुलर होती है, मस्कुलर होती है और थिक होती है, मस्कुलर के साथ साथ यह थिक भी होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब पार्चुरेशन की क्रिया होती है, जब प्रसव क्रिया होती है, तो प्रसव क्रिया के समय इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन देखने को मिलता है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन विच लेयर ऑफ यूट्रस वॉल। तो ध्यान रखना है कि किसके अंदर देखने को मिलता है, मायोमेट्रियम। लिख लेता हूं कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ड्यूरिंग पार्चुरेशन, प्रसव क्रिया के समय मायोमेट्रियम के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। और एंडोमेट्रियम जो होती है, एंडोमेट्रियम की अगर अपन बात करें, ये सबसे अंदर की परत होती है और इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान साइक्लिक चेंजेस होते हैं, और साथ में ही यह एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के अंदर भी क्या करता है, हेल्प करता है। क्या है इसके अंदर पॉइंट्स, क्या है बेटा सॉरी, changes occurs during menstrual cycle। और सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट होगा कि इसके अंदर सपोर्ट करती है ये परत एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए। 2 पॉइंट है, ध्यान रखना।
सपोर्ट इन implantation of एम्ब्रियो। क्लियर है चीज? वापस देख लेना बेटो कि जो यूट्रस होती है, यूट्रस के अंदर 3 परतें होती है। बाहर की परत पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर जो होती है मायोमेट्रियम होती है, और सबसे अंदर की परत जो होती है वह होती है एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम पतली होती है, मायोमेट्रियम मोटी होती है। मायोमेट्रियम के लिए क्या ध्यान रखना है? मायोमेट्रियम मस्कुलर होती है, थिक होती है, और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। कब? पार्चुरेशन या जो बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी के समय आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर देखने को मिलते हैं? मायोमेट्रियम के अंदर। जबकि एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की परत होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इस परत के अंदर आपको साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, और यह एम्ब्रियो के इंप्लांटेशन के अंदर भी क्या करती है? हेल्प करती है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा कि द एंडोमेट्रियम इज लाइनिंग ऑफ टेस्टिस, नहीं होगा। यूरिनरी ब्लैडर, नहीं होगा। आंसर क्या चला जाएगा बेटा? यूट्रस, गर्भाशय का क्या होता है बेटा? यह परत होती है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है पूरा, मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया वैसे। ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन द स्पर्मेटिड रिमेन एसोसिएटेड विथ, विभेदन के दौरान शुक्राणु प्रसु किससे जुड़े रहते हैं? तो बेटा अपन सब जानते हैं कि स्पर्मिएशन मतलब शुक्राणु का रिलीज होना, उससे पहले तक जो शुक्राणु होते हैं वह सर्टोली कोशिकाओं से जुड़े रहते हैं ताकि उनसे पोषण प्राप्त कर सके। तो देख लेंगे कि सर्टोली कोशिकाएं, ये रही बेटा सर्टोली कोशिकाएं। आप लोग जानते भी हो कि सर्टोली कोशिकाओं को अपन लोग नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को, या अगर ऐसा लिखा है जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है, स्पर्मेटोगोनियम को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। क्लियर चीज? तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स है। सर्टोली सेल्स के अंदर इनका जो शुक्राणुओं का जो हेड होता है वह धसा हुआ रहता है, और स्पर्मिएशन के दौरान वो वहां से हटकर शुक्राणु जो होता है वह रिलीज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखना बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि इन गैमेटोजेनेसिस रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग, गैमेटोजेनेसिस के दौरान रिडक्शन डिवीजन किस में होता है? युग्मक जनन में न्यूनकारी विभाजन, रिडक्शन डिवीजन को ही हम लोग मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अर्धसूत्री विभाजन। ये किस समय पर होता है, कब होता है? ठीक है, तो बेटा अपन सब जानते हैं कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कहां पे लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेते हैं कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस होता है। क्या होता है बेटा? मियोसिस फर्स्ट होता है पहले, और इस मियोसिस फर्स्ट से 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनती है जिसको अपन लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। क्या बनती है? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। तो इस दौरान ये जो डिवीजन हुआ है ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, और यह अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह हमेशा प्रथम परिपक्वता विभाजन के समय होता है। फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन के समय जो है वो आपको मियोसिस सबसे पहले देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो आंसर चला जाएगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखना बेटा कि सेकंड परिपक्वता विभाजन, सेकंड मैचुरेशन डिवीजन जो होता है वह कैसे होता है, क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है या समसूत्री विभाजन होता है? तो बेटा सिंपल सी एक बात ध्यान रखना कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसके अंदर होता है मियोसिस फर्स्ट, सॉरी इसके अंदर क्या होता है बेटा? मियोसिस फर्स्ट होता है, जिससे बनते हैं बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिससे क्या बनते हैं बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स
के अंदर क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है, और मियोसिस सेकंड से क्या बनते हैं बेटा, 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो मियोसिस सेकंड होता है, इट इज इक्वल टू माइटोसिस, इट इज इक्वल टू माइटोसिस, माइटोसिस के समान ही होता है, समसूत्री विभाजन के समान होता है। तो यही कह रहा है कि सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन इज रिडक्शन डिवीजन, नहीं, इक्वेशनल डिवीजन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, माइटोसिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह डॉटर सेल्स के अंदर मदर सेल के क्या रहती है, इक्वल ही रहती है। क्लियर है बेटा, यहां तक आई थिंक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इसका एक्सप्लेनेशन है बेटा, मैंने दे दिया एक्सप्लेनेशन आपको। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज, क्या कह रहा है कि शुक्राणु जनन की या शुक्र जनन की सबसे लंबी प्रावस्था क्या होती है। बेटा देखो, लंबी अपन सब जानते हैं कि शुक्र जनन के दौरान 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी, पहली होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर होती है ग्रोथ, और फिर होता है मैच्योरेशन। तो इस सब के दौरान जो सबसे लंबी फेज होती है वो आपके ग्रोथ फेज होती है। कौन सी होती है, वृद्धि अवस्था होती है। क्यों, क्योंकि वृद्धि अवस्था के दौरान इस शुक्राणु के अंदर जेनेटिक मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता है, और इससे अंदर मियोसिस के लिए क्या करती है, वह प्रिपरेशन करती है, ठीक है। तो सबसे लंबी अवस्था जो होती है वह आपकी वृद्धि अवस्था या ग्रोथ फेज जो होती है वह देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर, मैच्योरेशन, मल्टीप्लिकेशन, देन ग्रोथ और देन मैच्योरेशन। तो ग्रोथ फेज होती है वह सबसे लंबी अवस्था होती है, एक्यूमुलेट्स करती है, क्या काम करती है इसमें, एक्यूमुलेट्स जेनेटिक मटेरियल एंड प्रिपरेशन फॉर ऑफ मियोसिस, मियोसिस के लिए क्या करती है, प्रिपरेशन करती है। इस दौरान अगर अपन बायोलॉजिकली बात करें तो बायोलॉजिकली सबसे जो लंबी फेज होती है वह आपको ग्रोथ फेज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, शुक्राणु जनन के दौरान एकल प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। ड्यूरिंग दी स्पर्मेटोजेनेसिस हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सीधी सी बिल्कुल सिंपल सा एक मैं आपको एक यहां पर बना देता हूं, किसी भी तरह के क्वेश्चन आए आपको ध्यान रखना है, यहां पर इसको चीज को ध्यान रखना बेटा। अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें मियोसिस होता है, क्या होता है बेटा, मियोसिस फर्स्ट होता है। तो इससे बनते हैं 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। इसके अंदर होता है मियोसिस सेकेंड, इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस सेकेंड, और क्या बन जाएंगे बेटा, 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 स्पर्मेटिड्स। इन 4 स्पर्मेटिड्स के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस होता है। क्या होता है बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, और इससे क्या बनते हैं बेटा, 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म को हम लोग स्पर्मेटोजोआ नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ का जो होता है वह फॉर्मेशन होता है। तो अब अगर अपन इसकी प्लॉइडी भी देख लें तो ये कैसी होती है बेटा, मैं अलग पेन से, ये बेटा जो मैं आपके सामने फ्लो चार्ट बनाया, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये, सॉरी ये शायद दिखेगा नहीं, ये होती है डिप्लॉइड। ये क्या होती है बेटा, डिप्लॉइड होगी। यहां पर मियोसिस हो गया तो ये क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी हैप्लॉइड। यहां पे मियोसिस हो रखा है, ये क्या हो जाएगी बेटा, हैप्लॉइड होगी। और स्पर्म्स तो हैप्लॉइड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको ग्राफ ध्यान रखना। अब इस ग्राफ के या इस डेटा के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, 4। 4 स्पर्मेटोजोआ का जो होता है वह फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। यही अपने एक्सप्लेनेशन जो है वह
पूरा ये दिया है। फिर देखो बेटा, शुक्राणु जनन का सही क्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट पाथवे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? तो देखो बेटा, सिंपल सा एक बिल्कुल मैं आपके अगेन एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म के अंदर बना देता हूं कि सबसे पहले क्या होता है स्पर्मेटो, पेन चेंज कर लेते हैं कलर, ये ग्राफ आपको शॉर्ट नोट से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि सबसे पहले होते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। इसके अंदर होता है माइटोसिस, सबसे पहले होता है माइटोसिस, और क्या बनते हैं बेटा? स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया ये भी कैसे होंगे? माइटोसिस हुआ है तो डिप्लॉइड होंगे। अब स्पर्मेटोगोनियम में आगे चलकर एक कोई ना कोई स्पर्मेटोगोनियम के अंदर आगे चलकर डिफरेंशिएशन होता है और आकार में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो भी कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। अब इसके अंदर आगे चलकर होता है मियोसिस। अगर ये एक है तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस हो गया। मियोसिस कौन सा है? फर्स्ट है। ये क्या हो जाएगा बेटा? हैप्लॉइड हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके हैप्लॉइड। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होता है बेटा मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड, और क्या बनते हैं बेटा? इससे 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, जो कैसे होते हैं? ये भी होते हैं बेटा हैप्लॉइड। 4 स्पर्मेटिड्स के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस होता है। क्या होता है बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस, और क्या बनते हैं बेटा? 4 स्पर्म्स बनते हैं। 4 स्पर्म्स, या इन्हीं को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, जो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं। और अब क्या हो जाता है बेटा? रिलीज ऑफ स्पर्म होता है। रिलीज ऑफ स्पर्म होता है, और रिलीज ऑफ स्पर्म को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो ये आपको फ्लो चार्ट जो है पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि स्पर्मेटोगोनियम होते हैं। स्पर्मेटोगोनियम के अंदर सबसे पहले की माइटोसिस होते हैं और उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, और क्या बन जाएंगे बेटा? स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। इन स्पर्मेटोगोनियम के अंदर कोई एक स्पर्मेटोगोनियम साइज में इंक्रीज होता है और क्या बनाता है बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस होता है, फर्स्ट होता है, जिससे बने से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। इन 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस सेकेंड होता है। 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटिड्स 4 जो है उसके अंदर स्पर्मियोजेनेसिस होगा और 4 स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, और उसके बाद रिलीज ऑफ स्पर्म होगा, जिसको हम लोग स्पर्मिएशन कहते हैं। तो देख लेंगे इसके अकॉर्डिंग जो आंसर जो है वह क्या चला जाएगा बेटा? स्पर्मेटिड स्पर्मेटोगोनियम ने। स्पर्मेटिड पहले कहां से आ गए? तो ये आंसर नहीं होगा आपके, ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम सही बात है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और फिर स्पर्म्स बनते हैं। आंसर क्या चला जाएगा बेटा? बी आंसर जो है वो आपके चला जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आंसर मिल गया, लीव इट। फिर देखो बेटा, ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने भी कर दिया। विच पार्ट ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज पावर हाउस? कौन सा पार्ट जो होता है वह पावर हाउस कहलाता है? पावर हाउस क्यों कहलाता है? पावर हाउस इसलिए कहते हैं कि इसका जो रिलेशन है वह कहीं ना कहीं, इसका जो रिलेशन जो है वह एनर्जी से होता है। किससे होता है बेटा? एनर्जी से होता है। इस कारण उसको पावर हाउस बोलते हैं। तो होता क्या है बेटा? जो स्पर्म है, स्पर्म के मिडिल पीस के अंदर, स्पर्म के मिडिल पीस के अंदर कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, और ये एनर्जी टेल के मूवमेंट में काम आती है, जिसकी वजह से स्पर्म को मोटिलिटी मिलती है। देख लेना क्या लिख रहा हूं कि स्पर्म के मिडिल पीस के अंदर, स्पर्म के मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं।
मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी को, प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, और हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ टेल पोर्शन के अंदर मूवमेंट होगा, जिससे क्या होगा, फैसिलेट्स स्पर्म मोटेलिटी, स्पर्म की मोटेलिटी जो होती है वह होती है। तो यहां पर क्या चला जाएगा, शीर्ष भाग में नहीं होता है, नेक रीजन में नहीं होता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहेंगे बेटा, मिडिल पीस को क्या बोल देंगे बेटा, पावर हाउस ऑफ स्पर्म, पावर हाउस ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जो है वह पावर हाउस जो है वह आपके मिडिल पीस ऑफ जो है स्पर्म का जो मिडिल पीस है उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ स्पर्म कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आई थिंक किसी भी तरह की, यहां तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, एक्रोसोम किसमें भूमिका निभाता है, एक्रोसोम या जिसको बोलते हैं अग्रपिंडक, बेटा स्पर्म का जो अगला जो ये पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, एक्रोसोम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्रोसोम का काम क्या होता है। बेटा बेसिकली जो एक्रोसोम होता है, इस एक्रोसोम के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम प्रेजेंट होता है। इस एक्रोसोम के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हाइएलुरोनिडेज एंजाइम होता है। और यह हाइएलुरोनिडेज जो एंजाइम जो होता है वह एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है। ये जो है एग की मेम्ब्रेन है, ये अगर मैं बात करूं तो ये क्या है बेटा, एग मेम्ब्रेन है, एग की मेम्ब्रेन है। यह हाइएलुरोनिडेज क्या करेगा, डिसॉल्व एग मेम्ब्रेन, बेसिकली जोना पेलुसिडा को। तो जिसकी वजह से जो स्पर्म जो है वह आसानी से एग के अंदर स्पर्म का जो हेड है वह एंटर कर जाएगा। तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा। एक्रोसोम क्या करता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ गैमेट्स, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश के लिए कौन हेल्प करता है बेटा, एक्रोसोम जो होता है वह हेल्प करता है। क्लियर है चीज, अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश के लिए। द हेड ऑफ मैच्योर स्पर्म इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, एक परिपक्व शुक्राणु का जो शीर्ष होता है, एक परिपक्व शुक्राणु का शीर्ष मुख्य रूप से किससे मिलकर बना होता है। तो बेटा अगर बात करें शुक्राणु के शीर्ष की बात करें तो शुक्राणु के शीर्ष के अंदर या जो हेड रीजन है उसके अंदर एक तो उसके अंदर न्यूक्लियस होंगे और दूसरा उसके अंदर एक्रोसोम जो पोर्शन है वो चीज होगी। तो हेड के अंदर दो चीज होती है बेटा, हेड के अंदर दो चीज होती है, एक तो होते हैं इलोंगेटेड न्यूक्लियस, इलोंगेटेड होता है, थोड़ा सा दीर्घित होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, और दूसरा उसके अंदर क्या होता है बेटा, एक्रोसोम। तो ऐसा कहीं पर ऑप्शन है तो वो आपका आंसर चला जाएगा, इलोंगेटेड न्यूक्लियस एंड एक्रोसोमल, पहला ही ऑप्शन है वह आपके आंसर है। इज दैट क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है कि इलोंगेटेड न्यूक्लियस एंड एक्रोसोमल मटेरियल, ये सब आपको ऐप के अंदर अवेलेबल है, इसलिए साथ में मैंने लिखने के समझाने के साथ साथ में आप लोगों को मटेरियल के फॉर्म में भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक परिपक्व शुक्राणु में होता है अ मैच्योर स्पर्म हैज। बेटा एक मैच्योर स्पर्म के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहला तो क्या होगा, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, एक क्या होगा, केंद्रक होगा, ठीक है, एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के साथ साथ एक एक्रोसोम होगा, एक क्या होगा, एक्रोसोम एंड एक्रोसोम होगा। एक्रोसोम के साथ में सेंट्रियोल जो होते हैं वह भी प्रेजेंट होते हैं, और सेंट्रियोल कितने होते हैं बेटा, 1 पेयर सेंट्रियोल होते हैं, 1 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल, 1 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल होते हैं। और सेंट्रियोल के बाद में जो है टेल आपको देखने को मिलेगी, टेल कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहां पे ऐसा कोई आंसर है, ऑप्शन है तो देख लेते हैं। अ पेयर ऑफ फ्लैजिला, नहीं भाई, कसाबिका नाम की कोई संरचना इसके अंदर नहीं पाई जाती। न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम एंड सेंट्रियोल, असेंट्रियोल नहीं, एक सेंट्रियोल नहीं होता है, 2 सेंट्रियोल होते हैं।
अ न्यूक्लियस एन एक्रोसोम एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल, ये होता है, लेकिन यहां पर टेल की बात नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अ न्यूक्लियस एन एक्रोसोम एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड अ टेल, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। ठीक है, हालांकि ये भी ये होते हैं, लेकिन इसके अंदर टेल जो है वह ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कि टेल वाला ऑप्शन भी आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। क्लियर है बेटा? यही है जो मैंने समझाया, हेड है, नेक है, मिडल पीस, टेल। मिडल पीस के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रियन देखने को मिलेंगे। शुक्राणु का एक्रोसोम स्पर्मेटिड के किस भाग से बनता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसको साइटोलॉजी से भी लिंक किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गोल्गी बॉडी होती है, गोल्जी काय होती है, तो गोल्जी काय से शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। गोल्जी काय से होता है। किससे होता है बेटा? गोल्जी काय से। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम की हेल्प से कि ये जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड का ये न्यूक्लियस है और गोल्गी बॉडी है। तो इस गोल्गी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक, आगे आप हायर स्टडीज के अंदर जब पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा, इसके अंदर कुछ डिफरेंशिएशन होते हैं और ये आगे चलकर क्या बनाता है? शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है बेटा? गोल्जी काय। गोल्जी काय, गोल्जी काय के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं और इस मॉडिफिकेशन से उससे आपके एक्रोसोम का जो है वह निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन समूह युग्मक जनन के लिए आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ विटामिन इज हेल्पफुल इन एसेंशियल फॉर गैमेटोजेनेसिस? तो बेटा ध्यान रखना, दो विटामिन आपको ध्यान रखने हैं। एक तो होता है विटामिन ए, एक तो क्या होता है? विटामिन ए। और जो विटामिन ए होता है वह जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स की एक्टिविटी के लिए और उसकी हेल्थ के लिए जरूरी होता है। इट इज एसेंशियल फॉर हेल्थ ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, विटामिन ए। और दूसरा विटामिन होता है विटामिन ई, दूसरा होता है विटामिन ई। और विटामिन ई एंटी, एक तो ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। दूसरा इसके जर्मिनल लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है किसके लिए? गैमिट के प्रोडक्शन के लिए। also maintain germinal lining for gamete production, गैमिट के प्रोडक्शन के लिए जर्मिनल लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है। तो हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? कौन सा विटामिन समूह युग्मक जनन के लिए आवश्यक होता है? युग्मक जनन के लिए आपके विटामिन ए और विटामिन ई जो है वह बिल्कुल बहुत ही आवश्यक होते हैं। दोनों ही जो है आपको ध्यान रखने हैं। ये एक्सप्लेनेशन मैंने भी एक्सप्लेन कर लिया है सॉरी। जन्म के समय अंडा किस रूप में रुका होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जन्म के समय बेसिकली क्या होता है, जो आप लोगों को पता हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है, प्यूबर्टी के समय शुरू होती है और जिंदगी भर तक चलती है। जबकि oogenesis, अंड जनन की जो शुरुआत होती है वह मादा के गर्भाशय के अंदर ही शुरू हो जाती है। जब मादा जो होती है फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होती है, उसी समय उसके अंदर oogenesis शुरू हो जाती है। लेकिन यह oogenesis प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज के समय पॉज हो जाती है। और किस फॉर्म के अंदर रहती है? उस समय जो अंडा होता है वह हमेशा प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडक के रूप में जो होता है वह अरेस्टेड रहता है। किस स्टेज का नाम भी लिख लो बेटा। उस समय जो मियोसिस की जो स्टेज चलती है वह होती है बेटा डिप्लोटीन। कौन सी होती है बेटा? डिप्लोटीन। और डिप्लोटीन किसकी है बेटा? डिप्लोटीन है प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अब क्या होगा कि जब प्यूबर्टी आएगी और जब निषेचन होगा उसी समय मियोसिस सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है। आगे पढ़ेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा मैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये तो अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन ह्यूमन फीमेल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte इन हर ओवेरीज। एक मानव मादा के अंडाशय में प्राथमिक अंडों की अधिकतम संख्या कब होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हमेशा ध्यान रखना कि अंडक जो प्राइमरी oocyte होते हैं वह जन्म के समय सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं, और जैसे जैसे जन्म के बाद समय बीतता है प्राइमरी अंडक की जो नंबर है वह क्या होते रहेंगे बेटा? कम होते रहेंगे। रेगुलरली क्या होते रहेंगे? कम होते रहेंगे। तो सबसे कम जो सबसे ज्यादा जब होंगे वह कब होंगे? आपके प्यूबर्टी एट बर्थ, ड्यूरिंग जन्म के समय जो है प्राइमरी अंडक का जो नंबर होता है, प्राथमिक अंडक का जो नंबर होता है वह सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये देख लो बेटा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम इन दिस लिस्ट नंबर ऑफ oocyte बर्थ के समय जो होता है वह सबसे ज्यादा होता है, मीनोपोज के समय सबसे कम होता है। यहां पर सबसे ज्यादा है और मीनोपोज के समय जो है वह सबसे कम जो है मीनोपोज के समय होते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा के साथ साथ कम का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव में अंडाशय से अंडा किस अवस्था में मुक्त होता है? अच्छा क्वेश्चन है। अगर ह्यूमन फीमेल की बात करें तो जो एग का जो रिलीज है वह किस फॉर्म के अंदर होता है? तो हमेशा ध्यान रखना कि जो टर्सरी फॉलिकल होती है, यहीं पे लिख लेता हूं कि जो टर्सरी फॉलिकल है, इस टर्सरी फॉलिकल के अंदर मैच्योर होती है, यह मैच्योरेशन होता है और यह मैच्योर हो जाती है किसके अंदर? टर्सरी फॉलिकल आपके ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मैच्योर हो जाती है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ग्राफियन फॉलिकल क्या करती है? आगे चलकर रप्चर्ड होती है और रिलीज करती है। रप्चर्ड होती है, रप्चर्ड एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का जो है वह रिलीज करती है। इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ओव्यूलेशन। इसी सेकेंडरी oocyte को हम लोग एग या ओवम के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte स्टेज, प्राइमरी, तो यहां पे आंसर क्या चला जाएगा? सेकेंडरी oocyte स्टेज। देखो बेटा, थोड़ा सा इसको मैं डायग्रामेटिकली बताता हूं। ये ओवेरी है और ये जो है ये आपको दिख रही है ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है? डिवीजन होता है, वो रप्चर्ड होती है और सेकेंडरी oocyte और प्रथम ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। तो आंसर जो है वह सेकेंडरी oocyte जो है वह चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अंड जनन के दौरान प्रथम अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? देखो बेटा, क्या होता है बेसिकली कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान फीमेल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है, क्या है बेटा कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब मां के पेट में बच्ची होती है अपने एम्ब्रियोनल स्टेज के दौरान, तो उसके अंदर प्राइमरी oocyte जो होता है वह प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte का नंबर जन्म के समय सबसे ज्यादा होता है। इस प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है। क्या होता है बेटा? मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस फर्स्ट से प्राइमरी oocyte से आगे चलकर सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनती है। सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी, पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ये चीज कब होती है? प्यूबर्टी के समय। और मियोसिस सेकेंड कब कंप्लीट होगा? फर्टिलाइजेशन के समय। तो यही कह रहा है अंड जनन के दौरान प्रथम अर्धसूत्री विभाजन किस में शुरू होता है? प्रथम ध्रुवीय पिंड में, द्वितीय ध्रुवीय पिंड में, प्राथमिक oocyte में या द्वितीय oocyte में? तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? प्राइमरी oocyte। इज दैट क्लियर? चलते हैं बेटा आगे की तरफ। प्राइमरी oocyte के अंदर होता है, प्राइमरी oocyte के अंदर। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन अगुणित कोशिकाएं हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना बेटा कि कौन सी अगुणित कोशिकाएं हैं।
देखते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये तो डिप्लॉइड होती है, एंड प्राइमरी oocyte ये तो कैसी होती है बेटा, डिप्लॉइड होती है, या डिप्लॉइड को हम लोग द्विगुणित कहते हैं, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी oocyte, बिल्कुल सही बात है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी एप्लॉइड होती है और सेकेंडरी ये भी क्या होती है, एप्लॉइड होती है, इसलिए यही आंसर अगुणित का ही पूछा है, तो ये आपके आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं आगे, स्पर्मेटोगोनियम और ooगोनियम ये डिप्लॉइड होती है बेटा, द्विगुणित होती है, द्विगुणित होती है। जनन कोशिकाएं तो हमेशा कैसी होती है बेटा, ध्यान रखना बाबू, डिप्लॉइड होती है, कैसी होती है, द्विगुणित होती है, ध्यान रखना बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगा मुझे, आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर डिप्लॉइडी इसके ऊपर, डिप्लॉइडी क्या, एप्लॉइडी डिप्लॉइडी के ऊपर या प्लॉइडी गुणिता के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना है इसको। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। मानव में शुक्र जनन और अंड जनन की प्रक्रिया किस हार्मोन के प्रभाव में होती है? मनुष्य के अंदर पूछ रहा है कि शुक्र जनन और अंड जनन की प्रक्रिया किस हार्मोन के प्रभाव में होती है। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इन ह्यूमन आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन? तो आपको पता ही है, ऑक्सीटोसिन नहीं होता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आंसर चला जाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन के प्रभाव के अंदर FSH जो है वह काम में आता है। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों को, ये ACTH ICSH क्या होते हैं, सभी आपको मैं एक डायग्रामेटिकली मतलब चार्ट फॉर्म के अंदर लिखवा देता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं, पहला ऑप्शन ही क्या है आपके, ऑक्सीटोसिन। बेटा ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, इसी को अपन लोग बोलते हैं लव हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा, लव हार्मोन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह प्रमोट करता है ट्रस्ट को और सोशल कनेक्शन को। कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में लिख लेते हैं, ध्यान से रखना कि यह प्रमोट करता है ट्रस्ट, प्रमोट करता है ट्रस्ट एंड सोशल कनेक्शन को, इसलिए इसको हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा चीज, यह इसका जो प्रोडक्शन होता है वह हाइपोथैलेमस में होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से यह रिलीज होता है। प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस एंड released by pituitary gland। कोई दिक्कत, ऑक्सीटोसिन के बारे में सब बातें बता देता हूं, ठीक है। फिर बात करें कि इट इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सोशल बॉन्डिंग। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एसेंशियल फॉर जस्ट एक मिनट, हेलो, हाँ सर, हेलो, हाँ हाँ साहब, हाँ बोलो, हेलो, हाँ ठीक है सर, ठीक है आओ, ठीक, कोट आऊँ है, हाँ कोट आऊँ 9:30 बजे, हाँ ठीक है मैं आऊँ, ठीक ठीक सर। सॉरी बेटा, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। बेटा ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यह प्रमोट करता है सोशल ट्रस्ट को और सोशल कनेक्शन को। हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ
इट इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सोशल बॉन्डिंग सोशल बॉन्डिंग। फिर बात करते हैं, इट ट्रिगर द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन फॉर पार्चुरेशन, लेबर के लिए। अगला देखना बेटा, ट्रिगर्स यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन फॉर लेबर बोलते हैं जब पार्चुरेशन की क्रिया होती है उस समय जो प्रोसेस है। और अगला जो है वह मिल्क के इजेक्शन के लिए भी ऑक्सीटोसिन जो होता है वह रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीजें आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में याद रखनी है। अगला एक और हार्मोन दे रखा है बेटा यहां पर, ये देखें ACTH, इसके बारे में मैं बात करता हूं। ACTH बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन। ACTH बेटा, जो ACTH होता है इसको बोलते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। बेटा ACTH जो होता है, यह हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ठीक है। यह कॉर्टिसोल हार्मोन है, उसके सिंथेसिस और उसके रिलीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन के रिलीज के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, ICSH ये वाला हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वाला ICSH, बेटा ICSH कोई बता सकता है किसको बोलते हैं? एनीवन? ठीक है, बताइएगा, सोचना। इसी को बोला जाता है LH। ICSH या LH इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटरी हार्मोन। क्या है बेटा? ICH की फुल फॉर्म लिखते हैं बेटा पहले, इंटरस्टिटियल सेल स्टिमुलेटरी हार्मोन। इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटरी हार्मोन या इसी LH को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यह किससे निकलता है? यह पिट्यूटरी से निकलता है, सीधी सी बात है, फ्रॉम पिट्यूटरी, ठीक है। और क्या करता है? यह स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल को कि वह सिक्रेट करे प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन एंड ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। क्या करता है? ट्रिगर ओव्यूलेशन को ट्रिगर करने का काम करता है ल्यूटिनाइज LH सर्ज। अब अपन बात करते हैं FSH की। देखो बेटा क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके सिक्रेट होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह काम करता है टेस्टिस के ऊपर भी और ओवेरी के ऊपर भी। टेस्टिस और ओवेरी दोनों पर। टेस्टिस के ऊपर यह काम करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर, और सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा फॉर सम फैक्टर which are necessary for spermatogenesis. Factors necessary for spermatogenesis के लिए। और ओवरी के अंदर ये फॉलिकुलर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकुलर ग्रोथ के लिए क्या होता है बेटा? यह जरूरी होता है। जो
क्या करते हैं बेटा, oogenesis, आगे चलकर क्या कराएंगे बेटा, oogenesis कराएंगे, oogenesis। तो देखिए क्या बेटा, अपन ने काफी कुछ इस क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर डेटा अपने कलेक्ट किया है कि मानव में शुक्र जनन सभी हार्मोन्स के बारे में बात कर लिया। इसी को बेटा LH बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, LH। ये पूरा चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बेटा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग नेक्स्ट स्लाइड्स या नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।